जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द सीएमएम न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 2 जुलाई 2021, दिन है शुक्रवार। तो जानेंगे आज की बड़ी खबरें, बड़ी अपडेट क्या है आज की अपडेट में। इस बार किसे मिल सकता है खेल रत्न अवार्ड, कहां तक पहुंचा है हमारा किसान आंदोलन, किस राज्य में बढ़े हैं गैस सिलेंडर के दाम, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आरक्षण के बारे में। साथ ही में जानेंगे सोने चांदी के रेट और बारिश और मौसम का पूर्वानुमान। तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। तो इसी के साथ चलते हैं पहली खबर पर। तो नए कृषि कानूनों के सपोर्ट में आ चुके हैं शरद पवार, पूर्व कृषि मंत्री भी रहे हैं। कृषि कानूनों पर पिछले 7 महीने से चले आ रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार के पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार का साथ मिला है बीजेपी को। पवार ने गुरुवार को कहा कि कृषि कानूनों पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता इन कानूनों को। हाँ, इतना जरूर है कि कानून के उस हिस्से में संशोधन किया जा सकता है जिसको लेकर किसानों को दिक्कत है। मुंबई में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए शरद पवार से मीडिया ने पूछा कि क्या महाविकास आघाड़ी केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में प्रस्ताव लाएगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि पूरे बिल को खारिज कर देने की बजाय हम उस भाग में संशोधन की मांग कर सकते हैं जिसे लेकर किसानों को आपत्ति है। उन्होंने कहा कि इस कानून के संबंधित दोनों पक्षों को विचार करना चाहिए और दोनों पक्षों के विचार करने के बाद ही प्रस्ताव को विधानसभा में पटल पर लाया जा सकता है। तो अगली खबर है कोरोना के बारे में। दुनिया के लिए एक नया खतरा है। भारत में जो डेल्टा वेरिएंट मिला है दोस्तों कोरोना का, इस वेरिएंट के जरिए 96 देशों तक ये वेरिएंट पहुंच चुका है और WHO ने कहा है कि आने वाले महीनों में और खतरनाक हो सकता है ये वायरस। तो इस वायरस से कैसे बचा जा सकता है, WHO का क्या निर्देश और संज्ञान आया है, देखते हैं। भारत में सबसे पहले मिला कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लगभग आधी दुनिया में पहुंच चुका है। अब तक 96 यानी कि 96 देशों में इसके केस मिले हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ महीनों में यह ज्यादा हावी हो जाएगा, यानी इसके और कई देशों में फैलने का खतरा है। वहीं ब्रिटेन में मिला अल्फा वेरिएंट अब तक 172 देशों में पहुंचा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हर हफ्ते महामारी से जुड़े अपडेट जारी करता है। 29 जून को दिए अपडेट में उसने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट 96 देशों में रिपोर्ट हुआ है। हालांकि अब तक इस वेरिएंट की पहचान करने की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। इसके लिए हो सकता है कि इसके बारे में कम डेटा सामने आया हो। यह भी सच है कि कई देशों में इस वेरिएंट की वजह से नए केस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगली स्वीट खबर है ममता दीदी और मैंगो से रिलेटेड। ममता की मैंगो डिप्लोमेसी। ममता बनर्जी ने मोदी और अमित शाह को आम भेजे हैं। 10 साल पहले सीएम बनने पर ममता बनर्जी ने शुरू की थी ये परंपरा। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद लगातार एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान दे रहे ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आम की मिठास घुल रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं को आम भेजे हैं। इसे ममता की मैंगो पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। तो बहुत अच्छा कदम है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ने राजनेताओं को बंगाल के मशहूर हिमसागर, लक्ष्मण भोग और मालदा आम भेजे हैं। ममता ने यह परंपरा 10 साल पहले 2011 में शुरू की थी, जब वे पहली बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। मोदी, शाह के अलावा ममता ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आम भेजे हैं। पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, लेकिन बहुत ही स्वीट सा प्रयास है ममता बनर्जी का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की न्यूज़ की तरफ। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं उनकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को डिजिटल इंडिया स्कीम के 6 साल पूरे होने पर इसके लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। मोदी ने कहा कि डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। डिजिटल इंडिया यानी सरकारी तंत्र तक सबकी पहुंच। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किए हैं वो आज पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का विषय है। देश में कोविन ऐप में भी अनेक देशों ने दिलचस्पी जताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप से आरोग्य सेतु से कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी अनेक देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है।
तो अगली खबर पर चलते हैं। कोविड शील्ड को यूरोप के 8 देशों में ग्रीन पास मिल चुका है। एक दिन पहले भारत ने चेतावनी दी थी, अप्रूव नहीं किया तो हम भी यूरोप का वैक्सीन सर्टिफिकेट मान्य नहीं रखेंगे। इसी के साथ वैक्सीन से जुड़ी ये खबर आ रही है। वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत और यूरोपियन यूनियन में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच गुरुवार को यूरोप के 8 देशों ने कोविड शील्ड को ग्रीन पास देते हुए अपने यहाँ अप्रूव वैक्सीन की लिस्ट में शामिल कर लिया है। यानी इन देशों में कोविड शील्ड के दोनों डोज लगाने वाले भारतीयों को कोरोना नियमों से छूट मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रूवल देने वाले देशों में जर्मनी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल है। इससे पहले बुधवार को भारत ने यूरोप को चेतावनी दी थी। भारत ने साफ कहा था कि अगर यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी ने कोविड शील्ड और वैक्सीनेशन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। ये बहुत अच्छी खबर आई है और ऐसे में यूरोपीय देशों के नागरिकों को भी भारत में क्वारंटाइन किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर है बंगाल हिंसा से रिलेटेड। बंगाल हिंसा में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। केंद्र बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस हिंदुओं पर हमले से जुड़े मामलों पर देना होगा। तो हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जब से इलेक्शन की शुरुआत हुई थी बंगाल में, विधानसभा के जो इलेक्शन थे, तब से ही वहाँ पे बहुत सारे दंगे भड़क चुके। तो इसमें अभी वहाँ की जो कोर्ट ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा में अब सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दे दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने केंद्र सरकार, बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। ये नोटिस हिंदुओं पर हमले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर भेजे गए हैं। याचिकाओं में चुनाव के बाद हिंसा की जगहों और कारण तलाशने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे डॉक्टर्स का हौसला बढ़ाया है। जो नेशनल डॉक्टर्स डे था उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर्स से बात की है। मोदी की डॉक्टर से ये बात हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। हमारे डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत कर लाखों लोगों का जीवन बचाया है। डॉक्टर्स डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को डॉक्टर्स से बात की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा स्वरूप कहा जाता है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिनका जीवन संकट, बीमारी, दुर्घटना का शिकार होगा। कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम किसी अपने को खो देंगे, लेकिन डॉक्टर्स ऐसे मौके पर जीवन की दिशा बदल देते हैं। तो ऐसे तारीफ की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स की। तो अगली बड़ी खबर है गूगल से रिलेटेड। गूगल हमारी बातचीत सुन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मोबाइल पर गूगल असिस्टेंट शुरू करने के बाद आप जैसे ही ओके गूगल बोलते हैं तो उसे कंपनी के कर्मचारी सुनते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति में कंपनी ने खुद बात यह मानी है कि इतना ही नहीं, गूगल की टीम ने यह भी माना है कि कभी-कभी यूजर्स वर्चुअल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब भी उनकी बातचीत को रिकॉर्ड किया जा सकता है। कंपनी जमा डेटा को तब तक डिलीट भी नहीं करती जब तक कि यूज़र उसे खुद डिलीट ना कर दे। तो ओके गूगल या कोई भी चीज़ आप यूज़ करें तो पहले हिस्ट्री डिलीट करें और जो भी आपकी काम की खबरें हो या काम का डेटा हो उसी को रखें। ज़्यादा ओके गूगल या किसी में भी अपनी वीडियो चैट, वॉइस कॉल या चैट्स को सेव ना रखें। तो अगले समाचार है गुलशन कुमार हत्याकांड से रिलेटेड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। उसने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। तो गुलशन कुमार जो है टी सीरीज म्यूजिक कंपनी के मालिक और संस्थापक गुलशन कुमार की हत्या के मामले में गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषी अब्दुल रऊफ की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मुंबई सेशन कोर्ट की ओर से रऊफ को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अब्दुल रऊफ किसी तरह की उदारता का हकदार नहीं है, क्योंकि वह पहले भी पेरोल के बहाने बांग्लादेश भाग गया था। अदालत ने इस मामले में रमेश तौरानी को बरी कर दिया गया है। उसके बरी होने पर महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि तौरानी को बरी करने के खिलाफ वे फिर से अदालत में अपील करेंगे। तो अगली खबर है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। देश में 5वीं वैक्सीन की तैयारी हो चुकी है। जाइडस कैडिला जो अहमदाबाद की कंपनी है, कैडिला ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। यह नीडल फ्री वैक्सीन होगी। तो अहमदाबाद की कंपनी जो है दवाइयां बनाती है जाइडस कैडिला ने अपनी कोरोना वैक्सीन ज़ाइकोव-डी के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI से मंजूरी मांगी है। यह वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। इसके फेज 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। ज़ाइकोव-डी को मंजूरी मिलती है तो यह देश में 5वीं अप्रूव वैक्सीन होगी। 2 दिन पहले ही अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दी है। इससे पहले कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक V को अप्रूवल मिला था।
एक साल में 10 करोड़ डोज बनाने का है टारगेट। ज़ाइकोव डी के फेज 3 ट्रायल 28,000 लोगों पर किए गए थे। इनमें 1,000 ऐसे थे जिनकी उम्र 12 से 18 साल की थी। कंपनी ने कोरोना की दूसरी लहर के पीक के दौरान ये ट्रायल किए थे। ज़ायडस कैडिला का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर बहुत प्रभावी है। तो अगली खबर है पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के जो आरोपी हैं नीरव मोदी, उनकी बहन से रिलेटेड और नीरव मोदी से रिलेटेड। नीरव मोदी की बहन पूर्वी सरकारी गवाह बन चुकी है और उन्होंने 17.25 करोड़ रुपए भी यहाँ भेजे हैं। 13,500 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता सरकारी गवाह बन गई है। उन्होंने ब्रिटेन के अपने बैंक खाते से प्रवर्तन निदेशालय को 17.25 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए हैं। पूर्वी ने बताया कि मुझे इस बात की जानकारी थी कि मेरे नाम से ब्रिटेन में कोई बैंक अकाउंट है। ये अकाउंट मैंने खुलवाए थे, भी इसमें जमा पैसे मेरे हैं, इसलिए ये रुपए मैंने भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। पूर्वी मोदी ने घोटाले के बारे में माफी सूत्रों के मुताबिक लंदन में रह रही पूर्वी मेहता ने इसी साल 4 जनवरी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी स्पेशल कोर्ट में एक आवेदन दिया था। पूर्वी ने आवेदन के जरिए घोटाले से जुड़ी जानकारी जांच एजेंसी को बताने की पेशकश की थी। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ इस आवेदन को स्वीकार भी कर लिया था। तो अगली खबर फायदे की है। गूगल बना रहा है सबसे सस्ता स्मार्टफोन, और वो भी गुजरात में। गुजरात में सबसे सस्ता स्मार्टफोन रिलायंस इंडस्ट्रीज के जरिए से गूगल लॉन्च करने जा रहा है। कुछ ही दिनों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले दिनों अपनी 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट लॉन्च करने का ऐलान किया था। इस फोन को रिलायंस गूगल के साथ मिलकर तैयार कर रहा है। इस बारे में गुजरात सरकार के विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि गूगल इस स्मार्टफोन का प्रोडक्शन गुजरात में कर सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही गूगल के अधिकारी प्लांट लगाने के लिए गुजरात में लोकेशन देखने पहुंचे थे। तो अगली बड़ी खबर आ रही है चाइना से। चीनी राष्ट्रपति ने एक बयान जारी किया है। दरअसल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे होने की खुशी में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि वह दौर गया जब चीन को कोई भी धमकाकर चला जाता था। हम अपनी मिलिट्री को वर्ल्ड क्लास बनाकर रहेंगे। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को 100 साल पूरे हो चुके हैं। वहां की सरकार इसका सेलिब्रेशन कर रही है। ऐसा ही एक समारोह गुरुवार को हुआ था जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भाषण दिया था। उन्होंने धौंस दिखाते हुए कहा था कि मैं शपथ लेता हूं कि चीन की मिलिट्री की ताकत को बढ़ाया जाएगा और हमारी मिलिट्री को हम वर्ल्ड क्लास बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वो दौर अब हमेशा के लिए जा चुका है जब कोई भी चीन को धमकाकर चला जाता था। तो अगली खबर है जातिगत भेदभाव के कारण एक प्रोफेसर ने आईआईटी मद्रास से इस्तीफा दे दिया है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि भारत में जातिगत अत्याचार बहुत हो रहे हैं और हर जगह पर इसका प्रमाण आपको देखने को मिलेगा। तो ये बड़ी खबर आ रही है आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास से। मद्रास के जो एक प्रोफेसर है, आईआईटी मद्रास के एक असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने त्यागपत्र में नौकरी छोड़ने के कारणों में उन्होंने जातिगत भेदभाव को भी एक कारण बताया है। आईआईटी के मानवता एवं सामाजिक विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपने त्यागपत्र में लिखा है कि मार्च 2019 में नौकरी शुरू करने के साथ ही उन्हें जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा था। ईमेल में हालात में सुधार के लिए उचित कदम उठाए जाने की अपेक्षा की गई है। साथ ही अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के शिक्षकों के अनुभवों को ध्यान में लेने के लिए भी कहा गया है। शिक्षकों के अनुभवों पर ध्यान देने के लिए एक समिति की गठन की मांग भी की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस की ये मांग हुई है कि रसोई गैस की कीमत में जो वृद्धि सरकार ने की है वो वापस ले। कांग्रेस ने गुरुवार को आरोप लगाया कि रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी कर सरकार आम आदमी के और लोगों के जख्म पर नमक छिड़क रही है। पार्टी ने रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी तत्काल वापस लेने की मांग की है। मुख्य विपक्षी पार्टी ने एलपीजी सिलेंडर में 25 रुपए की बढ़ोतरी को अनैतिक, मनमाना और तर्कहीन बताते हुए कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और आम लोगों की जरूरतों को उनके प्रति संवेदनशील होने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। अगली खबर बहुत ही काम की निकल कर आ रही है। जल्द ही बढ़ सकता है आपके मोबाइल और इंटरनेट का बिल। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने ये संकेत दिए है कि आपके मोबाइल का और जो भी हम चार्ज अभी पे कर रहे हैं वो बढ़ सकते हैं।
जल्द ही आपके मोबाइल और इंटरनेट का बिल बढ़ने वाला है, इसका संकेत एयरटेल ने दिया है। टेलीकॉम के दिग्गज और एयरटेल के प्रमुख सुनील मित्तल ने गुरुवार को कहा कि टेलीकॉम उद्योग जबरदस्त तनाव में है। उम्मीद है कि सरकार कम से कम 3 ऑपरेटरों को प्रावधान के माध्यम से भारत का डिजिटल सपना बरकरार रखने में सुरक्षित करेगी। मित्तल ने स्वीकार किया कि दूरसंचार शुल्क बढ़ाने की जरूरत है। एयरटेल इस संबंध में झिझक नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने तुरंत ही कहा कि यह एक तरफा निर्णय नहीं किया जा सकता है। तो अगली बड़ी खबर है आरक्षण पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के लिए राज्य तय नहीं कर सकते सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े। तो ये बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें शीर्ष अदालत से 5 मई के बहुमत के एक निर्णय पर पुनः विचार करने का आग्रह किया गया था। उस फैसले में व्यवस्था दी गई थी कि संविधान में 102वें संशोधन के बाद नौकरियों और दाखिलों के लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की घोषणा करने की शक्तियां राज्यों के पास नहीं है, जबकि केंद्र ने अपनी पुनर्विचार याचिका में यह कहा था कि राज्य को अपने यहाँ सुनिश्चित रूप से ऐसा करने का अधिकार है। तो चलते अगली बड़ी खबर पर। बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही है। अभ्यर्थ के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले किडनैपर को नहीं दे सकते ताउम्र की सजा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व फैसले में ये कह दिया है कि यदि किडनैपर अभ्यर्थ व्यक्ति के साथ मारपीट नहीं करता है, उसके कोई जान से मारने की धमकी नहीं देता है और उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो अपहरणकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 36(4)(a) के तहत आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस सुभाष आर रेड्डी के पीठ ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये टिप्पणी दी है। तो अगली खबर है राजस्थान के शिक्षण की। राजस्थान ने 12वीं के प्रैक्टिकल को 8 जुलाई से शुरू करने का आदेश दिया है। 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम 8 जुलाई तक होंगे। इस संबंध में RBSC ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने लॉकडाउन से पहले प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं दिया था, उन्हें हर हाल में अब एग्जाम देना होगा। जिनके एग्जाम हो गए हैं, उन्हें फिर से एग्जाम नहीं देना होगा। RBSC के सचिव की ओर से और जारी पत्र के अनुसार 8 जुलाई तक 10 स्टूडेंट के बैच को बुलाया जा सकेगा और हर स्कूल अपनी सुविधा के अनुसार बैच तैयार कर सकेगा। इस बारे में संबंधित स्टूडेंट को बैच की सूचना देनी होगी। कोई प्रोटोकॉल की पालना करते हुए परीक्षा आयोजित होगी। 10 से अधिक स्टूडेंट को नहीं बुलाया जा सकेगा। तो राजस्थान की अगली बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में गैस सिलेंडर के दाम फिर से बढ़ चुके हैं। 6 महीने में 5वीं बार बढ़े हैं रसोई गैस के दाम। पेट्रोल और डीजल और किराना सामान के बीच अब रसोई गैस की कीमतों ने बढ़ाई है चिंता। 25 रुपए 50 पैसे महंगा हो चुका है और 813 की जगह अब देने होंगे 838 रुपए 50 पैसे। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी से महंगाई की मार झेल रही राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए यह खबर झटका देने वाली है। पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके जनता को वैसे ही महंगाई के बोझ तले दबा रही है। वहीं अब कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी बढ़ा दी है। कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर बढ़ाए हैं। तो आज से लागू हो गए हैं ये सारे भाव। रसोई गैस की बड़ी कीमतों को मद्देनजर रखते हुए आज जयपुर में गैस का एक सिलेंडर 813 की जगह 838 रुपए 50 पैसे में मिल रहा है। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली बड़ी खबर में एक बहुत अच्छी पहल भी छुपी हुई है। NGT ने बक्सवाहा में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाई है। बक्सवाहा में हीरा की खदान के लिए पेड़ों को काटने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। साथ ही में मध्य प्रदेश के मुख्य वन रक्षक को आदेश दिया है कि वे देखें कि कोई भी पेड़ काटना नहीं चाहिए। इसके लिए वन विभाग की अनुमति आवश्यक है। वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में प्रदत्त गाइडलाइन की सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसके तहत एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जा सकता है। तो अब अगली बड़ी खबर में बाबा रामदेव को दिखाया जा रहा है बहुत फायदे में। बाबा रामदेव को होने वाला है करोड़ों का फायदा। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राहत दी है। सरकार के पतंजलि से कोरोनिल किट खरीदने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका खारिज हो चुकी है। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद द्वारा बनाई गई कोरोनिल किट खरीदने के लिए हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में फरीदाबाद निवासी युवक अभिजीत सिंह द्वारा दायर याचिका में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा निर्मित कोरोनिल किट को अवैधानिक बताते हुए इसकी खरीद और वितरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तो यही याचिका वहां की हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
अगली खबर पर चलते हैं। पुलवामा शहीद की पत्नी आगरा में धरने पर बैठ चुकी है। वो बोली है कि मांग पूरी नहीं होने तक यहीं पति की प्रतिमा के आगे बैठूंगी और शहर में आए डिप्टी सीएम बोले फोन पर बात कर लूंगा। तो ये बड़ी खबर है, इस पे हमें ध्यान सभी को देना चाहिए। पुलवामा हमले में शहीद कौशल कुमार की पत्नी ममता रावत आगरा में पति की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गई है। ममता रावत का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो धरने से नहीं उठेंगी। वही एडीएम सिटी, सीओ सदर और उप जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी पहुंचे शहीद की पत्नी से मिलने के लिए। ममता शिक्षा विभाग द्वारा परिवार की सहायता के लिए एकत्र की गई धनराशि परिवार को न देने पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा चुकी है। तो दोस्तों, अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी पुलिस का रिजल्ट जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने जेलर वार्ड, महिला वार्डर और घुड़सवार सिपाहियों की भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। जेल वार्डर के 3012, महिला वार्डर के 626, घुड़सवार सिपाही के 102, फायरमैन के 2065 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किया गया है। हालांकि सरकार ने इन पदों का विज्ञापन 2016 में ही निकाला था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में सरकार ने 5 साल लगा दिए। तो उत्तर प्रदेश की अगली बड़ी खबर पर नजर डालें तो समाजवादी पार्टी के मुख्य और सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी है। उन्होंने वैक्सीनेशन ली थी, वैक्सीनेशन से ही उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है। गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में ले जाया गया है। बताया जाता है कि गुरुवार रात को ही मुलायम सिंह यादव को बेचैनी की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ उनकी जांच हुई, डॉक्टर ने दिन भर उन्हें अपनी निगरानी में रखा और इसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद डिस्चार्ज करने का भी वादा किया है। अगली खबर है किसान आंदोलन से रिलेटेड। गाजियाबाद में 200 किसानों पर बलवे का केस दर्ज हुआ है। बीजेपी नेताओं की 80 गाड़ियां तोड़ने का आरोप लगा है। गाजियाबाद की स्थिति अब ऐसी है कि किसान आंदोलन पर हर जगह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स आ ही जा रही है। गाजियाबाद स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए झड़प के मामले में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गुरुवार को बड़ा आरोप लगाया है। उनका दावा है कि भाजपा के लोग पिछले 3 दिन से मंच के करीब आ रहे थे। वह माहौल खराब करना चाहते थे, वह मंच पर कब्जा करना चाहते थे। बुधवार को भी यही हुआ था। स्वागत के बहाने भाजपा के लोग हुड़दंग मचाते हुए मंच स्थल तक आए थे। भाजपा वाले अपने साथ कुछ बाहरी लोग भी लेकर आए थे। उन्होंने पूरा ही माहौल खराब कर दिया था ताकि किसान आंदोलन को बदनाम किया जा सके। वहीं 200 किसानों पर कौशाम्बी थाने में बलवे के आरोप में केस दर्ज हुआ है। तो दोस्तों, अगली न्यूज अपडेट है छत्तीसगढ़ रायपुर से। 2.5 साल से नियुक्ति के इंतजार में 14,580 युवा बेरोजगारी से तंग आकर शिक्षकों ने सड़क पर किए जूते पॉलिश। पुलिस ने सीएम हाउस जाने से रोका तो कराया मुंडन। रायपुर की सड़क पर गुरुवार को शिक्षक जूते पॉलिश करते नजर आए। कहने लगे कि सरकार ने इन्हें रोजगार नहीं दिया, अब बेरोजगारी की वजह से घर चलाना मुश्किल है, इसलिए जूते पॉलिश करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे। प्रदेश भर से आए ये शिक्षक मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले थे। रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर पुलिस ने रोक लिया तो नाराज होकर वही मुंडन कराने बैठ गए। आगे बात करते हैं खेल रत्न अवार्ड की। तो चंडीगढ़ के 3 खिलाड़ी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अंजुम शूटर मौदगिल, गोल्फर शुभंकर शर्मा और जेवेलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा का भी नाम इसमें सामने आया है। तो अगली बड़ी खबर पर चलते हैं। अमित शाह की ये खबर है, गुजरात से आई है, अहमदाबाद से। तो शाह का गुजरात दौरा होने वाला है। रथ यात्रा की पहली मंगला आरती में हिस्सा लेने के लिए परिवार के साथ अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचेंगे अमित शाह। अहमदाबाद में कोरोना के कारण बीते साल रथ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, जबकि इस साल रथ यात्रा निकलेगी या नहीं इस पर अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 जुलाई को रथ यात्रा के दिन गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं। वे प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की पहली मंगला आरती में अपने परिवार के साथ शामिल होंगे। इस आरती में हिस्सा लेने के लिए वो 11 जुलाई की शाम को ही अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अगली खबर है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी प्राइवेटाइजेशन के चपेटे में लिया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को जहां हमारे हथियार बनते हैं वहां उस फैक्ट्री को भी प्राइवेटाइजेशन की कैटेगरी में लिया जा रहा है। तो वहां भी कर्मचारी और मजदूर संघ जो है वो थोड़े से हड़ताल वाला माहौल वहां पर चल रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारियों से जुड़ी
तीनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने कहा कि फैक्ट्री के निगमीकरण यानी प्राइवेटीकरण के सरकार के फैसले के खिलाफ 8 जुलाई को वो काला दिवस मनाएंगे। तो अगली खबर में दोस्तों जानते हैं सोने चांदी का रेट सराफा बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, कितने पर सोना और चांदी क्लोज हुए हैं, तो इसका असर आज क्या रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौटी रौनक और रुपए में कमजोरी के कारण भारतीय सराफा बाजार में 1 जुलाई 2021 को सोने के भाव गोल्ड प्राइस में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत में बहुत ताबड़तोड़ तेजी देखी गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 45,784 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, वहीं चांदी 67,423 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम में ठीक ठाक तेजी दर्ज की गई है। इसमें चांदी की कीमतों में कुछ खास बदलाव नहीं देखा गया है। तो आगे जानते हैं दोस्तों बारिश और मौसम का पूर्वानुमान। वेदर रिपोर्ट्स में क्या क्या मॉनसून और बारिश से रिलेटेड खबरें हैं वो भी आगे जानेंगे। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का दौर अभी 2 दिन और परेशान करता रहेगा। रविवार से जरूरी तापमान में थोड़ी कमी आने लगी है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी कहीं कहीं कुछ राहत दे सकती है, लेकिन मानसून की स्थिति में अभी भी 1 सप्ताह तक कोई बदलाव नहीं होता दिख रहा है, यानी जो जहां है वहीं बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर लू की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी उत्तरी राजस्थान में भी अलग अलग स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति देखी जा रही है। अभी 2 दिन और निचले स्तरों पर पाकिस्तान से उत्तर पश्चिम भारत की ओर शुष्क पश्चिम व दक्षिण पश्चिमी हवाओं के कारण पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी के तेवर तल्ख रहने की संभावना है। तो जानते हैं बारिश कहाँ हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने अपनी ताज़ा अपडेट में बताया है कि अगले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज गरज और चमक देखी जा सकती है। गरज चमक इतनी तीव्रता वाली होगी कि इससे बाहर मौजूद लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंच सकता है। अगले 6-7 दिनों में बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 3 दिनों में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में तेज से भी भारी बारिश हो सकती है। असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगले 5 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में तेज बारिश दर्ज की जा सकती है। उत्तराखंड में भी 2 से लेकर 4 जुलाई तक के बीच में बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले 2 जुलाई को बारिश देख सकते हैं। तो आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को, ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।